सामाजिक जीवन से संबंधित घटनाओं की दो मौलिक विशेषताएं होती हैं। एक तो यह कि यह इस घटना की प्रकृति गुणात्मक होती है और दूसरा यह कि सामाजिक घटनाएं अमूर्त होती हैं। सामाजिक घटना की इन दोनों विशेषताएं इसे अस्पष्ट और जटिल बना देती हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक घटना की व्याख्या करना काफ़ी कठिन हो जाता है। यह समस्या उत्पन्न होती है कि सामाजिक घटना की प्रकृति का विश्लेषण कैसे किया जाए। ऐसी कौन सी विधि का प्रयोग किया जाए जिससे सामाजिक घटना को सरल और वैज्ञानिक बनाया जा सके। इसके लिए विद्वानों ने विषय सामग्री को विभिन्न भागों में बांटकर उसका अध्ययन करने की बात कही। जब विषय सामग्री को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करके उनका अलग अलग विश्लेषण किया जाता है तो इस पद्धति को सामाजिक अनुसंधान में अंतर्वस्तु विश्लेषण या विषय विश्लेषण के नाम से पुकारा जाता है। इस विधि की सहायता से गुणात्मक तथ्यों का परिमाणात्मक तथा वस्तुनिष्ठ अध्ययन और वर्णन संभव होता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण को परिभाषित करते हुए बर्नार्ड बेरेलसन ने कहा है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ क्रमबद्ध तथा परिमाणात्मक वर्णन के लिए अपनाई जाने वाली एक अनुसंधान प्रविधि है। वेपिल्स और बेरेलसन के अनुसार सुव्यवस्थित अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि सामग्री के विवरण मात्र को प्रस्तुत करने के स्थान पर उससे अधिक स्पष्ट व्याख्या करने का प्रयास करती है, जिससे कि पाठकों या श्रोताओं को प्रदान की जाने वाली प्रेरणाओं की प्रकृति व सापेक्षिक सत्य को वस्तुनिष्ठ रूप में प्रकट करना संभव हो। इससे स्पष्ट है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि उस सामग्री का विश्लेषण है जिसे पाठकों या श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बेरेलसन के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार के प्रकट विषय वस्तु के वैयक्तिक, व्यवस्थित तथा गुणात्मक वर्णन के लिए अनुसंधान की एक विधि है। केपलान अंतर्वस्तु विश्लेषण को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति दी गई वार्ता के अर्थों की एक व्यवस्थित या गणनात्मक रूप से व्याख्या करती है। विलियम जे गुडे तथा पाल के हॉट के अनुसार जब गुणात्मक संकेतीकरण को विभिन्न संप्रेषण साधनों जैसे पत्रिका, समाचार पत्र, रेडियो प्रोग्राम या इसी तरह की सामग्रियों की अंतर्वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है तो यह अंतर्वस्तु विश्लेषण कहलाता है। इसी तरह पीवी यंग कहती हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों, अनुसूचियों तथा अन्य भाषा संबंधी अभिव्यक्तियों, लिखित अथवा मौखिक द्वारा प्राप्त तथ्य या सामग्री की अंतर्वस्तु में व्यवस्थित वैश्विक तथा मात्रात्मक वर्णन हेतु अनुसंधान की एक प्रविधि है। इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर अंतर्वस्तु विश्लेषण की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। जैसे इस प्रविधि का संबंध संचार के या भाषागत अभिव्यक्तियों के द्वारा प्राप्त तथ्यों की अंतर्वस्तु से होता है। दूसरा यह कि अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत अनुसंधान की गुणात्मक सामग्री को विभिन्न उचित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा, इसके आधार पर गुणात्मक सामग्री का वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव होता है। इस प्रविधि के द्वारा गुणात्मक सामग्री को परिमाणात्मक सामग्री में बदलकर परिमापन के योग्य बनाया जाता है। पांचवा यह कि अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत गुणात्मक सामग्री का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण तथा निर्वचन किया जाता है। छठी विशेषता यह होती है कि इस विधि का प्रयोग सामाजिक निष्कर्षों या सामान्यीकरणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसी के साथ जो एक और विशेषता है वह यह कि अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के द्वारा अध्ययन सामाजिक जीवन तथा घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टि से प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण के उद्देश्यों के बारे में। अंतर्वस्तु विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य गुणात्मक सामग्री को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करना होता है। कार्टराइट के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण का उद्देश्य अपरिष्कृत घटना को ऐसे तथ्यों में बदलना है जो वैज्ञानिक तरीके से अनिवार्य
तह प्रस्तुत की जा सके ताकि ज्ञान के पुंज की रचना की जा सके। अंतर्वस्तु विश्लेषण के प्रमुख उद्देश्य अगर हम देखें तो सबसे पहला उद्देश्य होता है गुणात्मक अध्ययनों को परिमाणात्मक रूप में परिवर्तित करना। यानी इस विधि की सहायता से गुणात्मक सामग्री को ऐसी सामग्री में बदलने का प्रयास किया जाता है जिससे उसको वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करके सारणियों के रूप में प्रस्तुत करने योग्य बनाया जा सके ताकि उनका सांख्यिकीय विश्लेषण संभव हो सके। दूसरा उद्देश्य है इसका गुणात्मक अध्ययनों को वस्तुनिष्ठ बनाना। यानी वस्तुनिष्ठता के अभाव में अनुसंधान की प्रामाणिकता समाप्त हो जाती है, इसलिए अंतर्वस्तु विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य गुणात्मक तथ्यों को वस्तुनिष्ठ बनाना होता है। तीसरा उद्देश्य है इसका गुणात्मक तथ्यों को परिमापन के योग्य बनाना। यानी अंतर्वस्तु विश्लेषण का लक्ष्य गुणात्मक तथ्यों को परिवर्तित करके ऐसा रूप प्रदान करना है ताकि उनका परिमापन आसानी से हो सके। चौथा उद्देश्य है संप्रेषण के साधनों के अध्ययन को आसान बनाना। वर्तमान में संप्रेषण के साधन जैसे दूरदर्शन, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं काफ़ी विकसित हो चुके हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण के माध्यम से संप्रेषण के विभिन्न साधनों के प्रभावों का अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकता है। पांचवा उद्देश्य है प्रचार के साधनों का विस्तार करना। प्रजातंत्र में जनमत का काफ़ी महत्व है। अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा न केवल प्रचार के अच्छे साधनों का विकास किया जाता है बल्कि प्रचार के विविध साधनों के प्रभावों का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण का छठा उद्देश्य होता है वैज्ञानिक विश्लेषण और निर्वचन को सरल बनाना। इस विधि की सहायता से गुणात्मक तथ्यों का इस प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है कि उनके आधार पर वैज्ञानिक विश्लेषण और तथ्यों का निर्वचन संभव हो सके। इसका एक और उद्देश्य है व्यवस्थित सिद्धांत का प्रतिपादन करना। अंतर्वस्तु विश्लेषण तथ्यों के विश्लेषण और निर्वचन के आधार पर व्यवस्थित सिद्धांत की रचना करता है और एक और अन्य उद्देश्य जो है वह है तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करना। यानी इस प्रविधि का एक प्रमुख उद्देश्य तथ्यों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना है जिसके आधार पर सामान्यीकरण किया जा सके और वैज्ञानिक दृष्टि से प्रामाणिक निष्कर्ष निकाले जा सके। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के एक महत्वपूर्ण अंग अनुसंधान तथ्यों के अंतर्वस्तु की इकाइयों का चुनाव करना है। इन इकाइयों के अनेक प्रकार हो सकते हैं जैसे शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, पात्र, मदें, प्रसंग तथा स्थान व समय की माप। इन इकाइयों के बारे में हम अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शब्द की। यानी अध्ययन किए जाने वाले भाषण, लेख, संपादकीय या अन्य लिखित अथवा मौखिक सामग्री में कुछ विशेष शब्दों या प्रमुख तरीकों, प्रतीकों या आकृति को अलग अलग लिखकर गिना जा सकता है और उनके आधार पर उस अध्ययन विषय, भाषण तथा लेख के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अमेरिका में आजकल समाचार पत्रों में छपी सामग्री में से कौन सा अंश कम या अधिक पढ़ा जाता है, इसके संबंध में शोध कार्यों में शब्दों को ही इकाइयाँ मानकर अध्ययन किया जाता है। दूसरा होता है वाक्य और अनुच्छेद। अंतर्वस्तु विश्लेषण में वाक्य या अनुच्छेद को भी अध्ययन की इकाई के रूप में चुना जा सकता है। वाक्य शब्दों का ही एक पुंज होता है जिसके माध्यम से किसी विचार, प्रतिमान की प्रस्तुति होती है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की तीसरी इकाई होती है पात्र। उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, सिनेमा, दूरदर्शन, धारावाहिक आदि के पात्रों को जैसे उनके नायक या नायिका को अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाइयाँ मानकर उनका अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से अध्ययन किया जा सकता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण के लिए चुनी जाने वाली इकाइयों में मद भी एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसका स्थान भी महत्वपूर्ण है। यह मद एक लेख, एक उपन्यास, एक पत्रिका, एक कहानी, एक पुस्तक या एक भाषण हो सकता है। एक और अन्य इकाई जो अंतर्वस्तु विश्लेषण की होती है वह है स्थान तथा समय का माप।
समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में या रेडियो कार्यक्रमों में विभिन्न विषयों के लिए कितना स्थान या समय निर्धारित किया जाता है, इसको भी अध्ययन की इकाई माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण की श्रेणियों के बारे में, क्योंकि केवल अध्ययन की इकाइयों को चुन लेने से ही अंतर्वस्तु विश्लेषण के लिए आवश्यक तथ्य प्राप्त नहीं होते, जब तक कि इन इकाइयों को कुछ निश्चित श्रेणियों में विभाजित नहीं कर लिया जाए। यानी उन निश्चित श्रेणियों का निर्धारण जरूरी है जिसके अंतर्गत विषय सामग्री का वर्गीकरण करके उसका विश्लेषण किया जाना है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की श्रेणियों के अंतर्गत सबसे पहले विषय आता है। विषय तथा उसके स्वरूप में अंतर के आधार पर विभेदीकरण किया जाता है। फिर आता है स्तर भेद, शक्तिशाली और कमज़ोर, समाज की दृष्टि से अनुकूल और प्रतिकूल, नैतिक और अनैतिक, इन स्तरों में भेद करके इन अंतर्वस्तु विश्लेषण की श्रेणियों को निर्धारित किया जाता है। उसके पश्चात मूल्य भेद, मूल्य कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे रोमांस संबंधी मूल्य, धन संबंधी मूल्य, यौन संबंधी मूल्य, आध्यात्मवादी मूल्य, भौतिकवादी मूल्य आदि श्रेणियों में भी विभाजित इन तथ्यों को किया जाता है। व्यक्तित्व भेद के आधार पर भी श्रेणियां बनाई जाती हैं, जिसमें अंतर्मुखी या बहुमुखी व्यक्तित्व, अहमवादी और परार्थवादी व्यक्तित्व, इन श्रेणियों में इन्हें विभाजित किया जाता है। फिर सामग्री के स्रोत, जैसे हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू लेखकों की रचना, हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, इन श्रेणियों में भी इन तथ्यों या इन इकाइयों का वर्गीकरण किया जाता है। उसके पश्चात आते हैं पात्र, नायक या खलनायक, मुख्य पात्र और सहायक पात्र आदि। कथनों संबंधी भेद के आधार पर भी श्रेणीकरण किया जाता है, जैसे सकारात्मक कथन और नकारात्मक कथन, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन, तथ्य संबंधी कथन और अभिज्ञान या पहचान संबंधी कथन। विपरीत श्रेणियाँ, जैसे लौकिक और पारलौकिक, सुखवाद और दुखवाद, आध्यात्मिक संस्कृति और भौतिक संस्कृति। इसी तरह वर्ग भेद, विद्यार्थियों के लिए, श्रमिकों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, नेताओं के लिए, जनता के लिए, शासकों के लिए, शासितों के लिए, महिलाओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, भाषण, लेख, पुस्तक या संपादकीय आदि के आधार पर भी श्रेणीकरण किया जाता है। उसके पश्चात है कहानियों का वर्गीकरण, जैसे लोक कथा, हास्य कथा, बाल कहानियाँ, सत्य कथा, प्रेम कहानी आदि आधार पर भी इनका श्रेणीकरण करने के बाद ही अंतर्वस्तु विश्लेषण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अंतर्वस्तु विश्लेषण के कुछ प्रमुख चरण हैं। इसके अंतर्गत पहला चरण है विषय से संबंधित तथ्यों का चुनाव। यानी अंतर्वस्तु विश्लेषण के प्रथम चरण में हम विषय से संबंधित उन तथ्यों को चुनते हैं जिनका अध्ययन हमें अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा करना है। यदि समस्या से संबंधित तथ्य अधिक मात्रा में हैं तो हमें सीमित मात्रा में तथ्यों का चुनाव करने के लिए निदर्शन पद्धति का उपयोग करना पड़ेगा। अंतर्वस्तु विश्लेषण का दूसरा चरण आता है अध्ययन इकाइयों का चुनाव। तथ्यों के चुनाव के बाद अध्ययन इकाइयों का चुनाव करना होता है। ये इकाइयाँ शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, पात्र, स्थान तथा समय कुछ भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रेमचंद के किसी उपन्यास का चुनाव कर लेने के बाद यहाँ हम यह तय कर सकते हैं कि अध्ययन की इकाई पुरुष पात्र होंगे या महिला पात्र। तीसरा चरण आता है अंतर्वस्तु की इकाइयों का श्रेणियों में विभाजन। प्रत्येक समस्या से संबंधित विभिन्न चरों को ध्यान में रखकर अध्ययन की इकाइयों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रेमचंद के किसी उपन्यास के पुरुष पात्रों को नायक, सहनायक, खलनायक, इन विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण के प्रमुख चरण में चौथा चरण होता है श्रेणियों का परीक्षण। यानी इस विधि के द्वारा किए जाने वाला अध्ययन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हो सके, इसके लिए यह ज़रूरी है कि अध्ययन के लिए चुनी गई श्रेणियों की जांच कर ली जाए कि वे विश्वसनीय हैं या नहीं। श्रेणी निर्धारण के लिए कुछ मानकों या स्टैंडर्ड्स को भी अपनाना आवश्यक होता है।
पांचवें चरण होता है पद्धति का सही उपयोग। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि अध्ययन की रूपरेखा के अनुसार जित पद्धति का उपयोग किया जाना है, पूरे अध्ययन में सभी जगह उसी पद्धति को काम में लिया जाए। छठे चरण में हम अध्ययन की रूपरेखा तैयार करते हैं, यानी इन चरणों से गुजरने के बाद अध्ययन की रूपरेखा तैयार की जाती है ताकि यह निश्चित किया जा सके कि अध्ययन में मुख्य रूप से किन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने के बाद जो सातवां चरण आता है वह होता है अंतर्वस्तु की इकाइयों को मापना, यानी अंतर्वस्तु की प्रत्येक श्रेणी में जो सामग्री डाली जाती है उसे सांख्यिकी प्रणाली के द्वारा मापने या गिनने का कार्य किया जाता है। इस परिमाणात्मक माप के माध्यम से ही अंतर्वस्तु का सही विश्लेषण और मूल्यांकन हो सकता है। आठवां चरण होता है विश्लेषणात्मक व्याख्या का। प्राप्त तथ्यों का परिमाणात्मक माप कर लेने के बाद उनका वर्गीकरण और सारणीकरण किया जाता है। इससे तथ्यों की समानताओं और विभिन्नताओं का पता चल सकता है। इनके आधार पर ही तथ्यों की विश्लेषणात्मक व्याख्या की जाती है। और अंत में जो अंतिम चरण होता है वह होता है रिपोर्ट तैयार करना। विश्लेषणात्मक व्याख्या के बाद पूरे अध्ययन के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें विश्लेषणों तथा निष्कर्षों की व्याख्या के साथ ही सारणियों, चित्रों, ग्राफ आदि के माध्यम से इन्हें व्यक्त किया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण के प्रमुख चरणों के बाद में अब हम बात करते हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण की उपयोगिता के बारे में। प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में जनता का विशेष महत्व होता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से जनमत का पता लगाया जाता है। वास्तव में जनमत ही प्रजातंत्र की असली ताकत होती है। इस प्रविधि की सहायता से होने वाले अध्ययनों के माध्यम से देश में हो रहे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों का पता भी लगाया जा सकता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण की सहायता से संचार के साधनों, समाचार पत्रों, पुस्तक, भाषण, दूरदर्शन आदि के सार्वजनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है। एक ओर इन साधनों की प्रकृति का और दूसरी ओर जनता पर पड़ने वाले इनके प्रभावों की प्रामाणिक जानकारी मिल पाती है। इस प्रविधि का इस दृष्टि से भी विशेष महत्व है कि इसकी सहायता से गुणात्मक विषयों का परिमाणात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई भाषण या किसी समाचार पत्र का संपादकीय गुणात्मक विषय है, इसकी अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि के द्वारा परिमाणात्मक व्याख्या की जा सकती है। इन्हें सारणियों, ग्राफों, आवृत्ति तथा प्रतिशत आदि के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से व्यक्ति के अध्ययन में भी काफ़ी मदद मिलती है। किसी व्यक्ति विशेष के भाषणों, पुस्तकों, लेख आदि का अंतर्वस्तु विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व के संबंध में महत्वपूर्ण बातों जैसे उसके विचारों, आदर्शों, मूल्यों, उद्वेगों आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। इन्हीं विशेषताओं को आधार बनाकर व्यक्तित्वों का श्रेणी विभाजन किया जा सकता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के द्वारा किसी समूह या समुदाय विशेष के मनोवैज्ञानिक झुकाव का अध्ययन भी किया जा सकता है। किसी समूह या समुदाय के संबंध में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों, कहानियों, दूरदर्शन कार्यक्रमों आदि के अंतर्वस्तु विश्लेषण से उसके मनोवैज्ञानिक झुकाव का आसानी से पता चल जाता है। इससे प्रशासकों, समाज सुधारकों, योजना निर्माताओं को अपने कार्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए आवश्यक जानकारी मिल जाती है। इस प्रविधि की सहायता से संचार के अंतर्राष्ट्रीय आधारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ऐसे अध्ययनों से अनेक अंतर्राष्ट्रीय तत्वों के उद्घाटन में सहायता मिलती है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की एक प्रमुख सीमा यह है कि क्षेत्र कार्य या फील्ड वर्क के लिए यह अनुपयुक्त है। अंतर्वस्तु विश्लेषण के लिए चुने जाने वाले विषय जैसे कोई भाषण, पुस्तक, संपादकीय, दूरदर्शन धारावाहिक आदि गुणात्मक होते हैं। उन्हें अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से परिमाणात्मक तथ्यों में बदलना अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसके लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। एक पूरी तरह से प्रशिक्षित अनुसंधानकर्ता ही सफलतापूर्वक इस विधि का प्रयोग करते हुए विषय की विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है, जिसकी सहायता से वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।
लेकिन इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि अपनी कुछ सीमाओं के बावजूद भी इस प्रविधि के माध्यम से अनेक वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं जिन्होंने ज्ञान राशि को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।